Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the third degree price discrimination. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था हमने। इसके साथ साथ इसके डिग्रीज या इसके टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि इसको हम 3 डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन किया जाता है अंडर द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिचुएशन बाय द मोनोपोलिस्ट। पहले बात करते हैं कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अंडर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अ मोनोपोलिस्ट सेट्स डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट मार्केट्स विद डिफरेंट इलास्टिसिटीज डिमांड कर्व। इस टाइप के प्राइस पॉलिसी में जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या करता है, डिफरेंट मार्केट्स के लिए डिफरेंट प्राइजेस को सेट करता है। और ये मार्केट्स क्या होते हैं, दे आर हैविंग द डिफरेंट इलास्टिक डिमांड कर्व। तो जब डिफरेंट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट प्राइजेस सेम प्रोडक्ट के चार्ज किए जाते हैं बाय द मोनोपोलिस्ट, तो हम इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट है इसको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में तो सेल करने नहीं है, बल्कि इसको 2 या 2 से ज़्यादा मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। अब ये जो मार्केट्स होते हैं ये एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेट होते हैं और हर किसी का जो डिमांड कर्व होता है वो डिफरेंट इलास्टिसिटी को फॉलो करता है। अगर डिफरेंट मार्केट्स में ऑपरेट कर रही है तो हर मार्केट की जो इलास्टिसिटी होती है वो सेम नहीं होती है। ईच एंड एवरी मार्केट इज वर्किंग विद इट्स प्रॉपर इलास्टिसिटी। कुछ मार्केट मोर इलास्टिक होते हैं, कुछ लेस इलास्टिक होते हैं, कुछ इनइलास्टिक होते हैं और कुछ मोर इनइलास्टिक भी होते हैं। तो इस तरह से हर मार्केट की अपनी एक प्रॉपर इलास्टिसिटी होती है। अब क्योंकि हर मार्केट की इलास्टिसिटी डिफरेंट होती है तो जो मोनोपोलिस्ट है वो एक यूनिफॉर्म प्राइस पर सारे मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता, यानी कि अपने प्रोडक्ट के यूनिफॉर्म प्राइस को सेट नहीं कर सकता। उसे डिफरेंट मार्केट की इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करना होता है। Therefore, the monopolist required to find different price output combination that can maximize his profit in each market। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन को फोकस करता है जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को प्रॉपर वे में मैक्सिमाइज कर सके हर एक मार्केट में। इसके लिए क्या करता है, वो अपने मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करते हुए चलता है और इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर लेता है। क्योंकि है क्या, अगर वो एक ही प्राइस डिसाइड कर देगा, अब सपोज करिए कि जो मार्केट इलास्टिक है और वहां प्राइजेस के बेसिस पर डिमांड में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे, प्राइजेस में थोड़ा सा चेंज होगा तो वहां उसके डिमांड क्या होगी, एकदम से कम हो जाएगी। तो यहां वो प्राइजेस ज़्यादा सेट नहीं कर सकता, कम प्राइस पर उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इन इलास्टिक मार्केट की बात करूंगा तो इन इलास्टिक मार्केट ये बेनिफिट इसको प्रोवाइड करता है। ऐसे मार्केट में ये अपने प्रोडक्ट को हायर लेवल पर सेट कर सकता है, लेकिन वहां उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम होगी, तो उसे कम क्वांटिटी सेल करनी होगी। तो अगर वो यूनिफॉर्म प्राइस सेट करेगा तो जहां उसके चांसेस ज़्यादा सेल होने के होंगे प्रोडक्ट के, वहां उसको सेल कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, और जहां उसको प्रॉपर बेनिफिट मिल सकता है वहां वो उतना बेनिफिट अर्न नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो डिफरेंट मार्केट की इलास्टिसिटी को एनालाइज करते हुए उसकी इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग अपने प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन करता है। तो हम इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल के बेसिस पर और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्या है ये एग्जाम्पल? सपोज करिए कि जो मोनोपोलिस्ट है
वो दो सब मार्केट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो अपने कंप्लीट मार्केट को 2 सब मार्केट्स में डिवाइड कर लेता है। हम इजी रेस के लिए इसको सपोज कर लेते हैं, एक है सब मार्केट ए और दूसरा है सब मार्केट बी। सब मार्केट ए प्लस सब मार्केट बी इज फॉर्मिंग द टोटल मार्केट। ठीक है, अब सपोज करिए कि जो सब मार्केट ए है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है, उसकी इलास्टिसिटी कम है, यानी कि दिस मार्केट इज इन इलास्टिक इन नेचर। जबकि जो मार्केट बी है दैट इज मोर इलास्टिक। सब मार्केट ए की जो इलास्टिसिटी की सिचुएशन है दैट इज इन इलास्टिक, जबकि सब मार्केट बी की जो इलास्टिसिटी है दैट इज इन इलास्टिक। क्लियर? तो यहां मैंने रिप्रेजेंट किया है सब मार्केट ए, सब मार्केट बी एंड टोटल मार्केट ए प्लस बी। सब मार्केट ए के रेफरेंस में दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ मार्केट ए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आर ए। दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ मार्केट ए रिप्रेजेंटेड बाय एम आर ए। क्लियर? नाउ सब मार्केट बी ये कैसा है? दिस इज मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक है तो दिस का द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ए आर बी। दिस वन इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ मार्केट बी। दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ मार्केट बी एम आर बी। क्लियर? नाउ इन दोनों सब मार्केट के एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के बेसिस पर हम टोटल मार्केट के कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां देखिए, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि यहां तक ये कर्व तो इस तरह से रन करेगा और इसके बाद ये कर्व कैसा जाएगा? इलास्टिक हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से बात करूंगा, द कर्व इज इन इलास्टिक अप टू दैट पॉइंट एंड आफ्टर दिस पॉइंट द कर्व बिकम इलास्टिक। जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, है ना? तो इस तरह से हमें टोटल मार्केट का कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मिल जाता है। दैट कंडीशन इज क्लियर। नाउ कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की? मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इसका मतलब हमें फर्म के मार्जिनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म, जिसको मैंने एमसी से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? नाउ दिस मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड कंबाइंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ई। दिस पॉइंट ई इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द टोटल मार्केट। ये तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आया वो टोटल मार्केट का आया, लेकिन अब हमें क्या चाहिए? मार्केट ए और मार्केट बी दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये डॉटेड में मैंने रिप्रेजेंट किया। ये डॉटेड लाइन क्या करती है? सब मार्केट बी के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को E2 पॉइंट पर और सब मार्केट ए के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो E1 तो हो गया मार्केट ए का इक्विलिब्रियम पॉइंट और E2 हो गया मार्केट बी का इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? अब क्या करना है? E1 पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, दैट इज MQA, जो ARA कर्व को M पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है? और इस तरह से मैंने E2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा NQB, जो मार्केट बी के एवरेज रेवेन्यू कर्व को N पॉइंट पर टच कर रही है या N पॉइंट पर कनेक्ट कर रही है। ठीक है? अब यहां देखते हैं मार्केट ए में इस M पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है बाई एक्सिस पर। द पॉइंट इज PA। इसका मतलब MQA ये क्या हो गया? फर्म का एवरेज रेवेन्यू या प्राइस पर यूनिट हो गया, और ये किसके बराबर है? OPA के बराबर। इसका मतलब जो फर्म का प्राइस पर यूनिट है वो कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू OPA। क्लियर हो गया? और इसका करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो कितना हो गया मार्केट ए का? OQA। ठीक है? एज मार्केट बी की बात करते हैं, मार्केट बी का जो एवरेज रेवेन्यू है या प्राइस पर यूनिट है वो कितना हो गया? NQB एंड दिस इज इक्वल टू OPB। और इसका इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है? दैट इज इक्वल टू OQB। मार्केट ए कैसा है? इनइलास्टिक है। तो इनइलास्टिक मार्केट में आउटपुट रहता है कम, लेकिन उसके प्राइस क्या होते हैं? ज़्यादा। ज़्यादा प्राइस पर वो कम आउटपुट को सेल करने की पोजीशन में होता है इनइलास्टिक मार्केट में। दैट यू आर लुकिंग इन दिस डायग्राम। ऐसे ही सब मार्केट बी की बात करेंगे, ये कैसा है? इलास्टिक। तो यहाँ प्राइसेस क्या होंगे? कम। यहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट है वो कम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करेगा। यहाँ डिमांड कितनी है? OQB। और OQB क्या है? OQA से ज़्यादा है। OQA और OQB का जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू OQ। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो मोनोपोलिस्ट है
वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में उनकी इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, प्राइस को डिसाइड करता है और आउटपुट को भी डिसाइड करता है. तो दिस इज नोन एज द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विद डिफरेंट मार्केट्स. तो यहां मैंने इसकी एक शॉर्ट एनालिसिस भी रिप्रेजेंट करी है और इस शॉर्ट एनालिसिस में मैंने कंप्लीटली रिप्रेजेंट करा है कि क्या क्या हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आया. जैसे सब मार्केट ए की बात करेंगे तो सब मार्केट ए में जो इक्विलिब्रियम प्राइस पर यूनिट है दैट इज इक्वल टू ओपीए और जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है दैट इज इक्वल टू ओक्यूए. इसी तरीके से सब मार्केट बी में जो इक्विलिब्रियम प्राइस पर यूनिट है दैट इज इक्वल टू ओपीबी और जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है दैट इज इक्वल टू ओक्यूबी. यू आर लुकिंग हियर ओपीबी एंड ओक्यूबी. अगर मैं इस आउटपुट टोटल मार्केट की बात करूंगा ओक्यू की देन इट इज इक्वल टू ओक्यूए प्लस ओक्यूबी, यानी कि टोटल आउटपुट ऑफ द मार्केट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ऑफ मार्केट ए प्लस टोटल आउटपुट ऑफ मार्केट बी. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मार्केट सिचुएशन में उनकी इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्राइस आउटपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं. So this is known as the third degree price discrimination. So that will be more clear to you. मार्केट में मोनोपोलिस्ट क्या करता है, इसी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को मैक्सिमम वे में फॉलो करता है. फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपसे डिस्कस किया था उसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया जाता है. सेकेंड डिग्री को मेनली यूटिलिटी सर्विसेज में फॉलो किया जाता है और जो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसको कोई भी मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम लेवल तक फॉलो करता है, यानी कि मार्केट की इलास्टिसिटी को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस को चार्ज करता है. यानी कि अगर मार्केट इनइलास्टिक है तब तो वो प्राइजेस ज़्यादा चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट इलास्टिक है तो उसको कम प्राइजेस ही चार्ज करने पड़ेंगे. That is very must condition. Okay, so this is about third degree price discrimination. Thank you.